हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। एक बार फिर से मैं उमेश पाल आपके अपने प्यारे परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट जुलाई के लिए बहुत ही धीरज के साथ और तन मन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। कंटिन्यूटी तो ज़रूरी है और मैं देख भी रहा हूं कि आप सभी बहुत ही ठीक से अपने प्रिपरेशन को कर भी रहे हैं और करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी समय हमारे पास बहुत ही कम रह गया है जिसमें हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। और आज उसी सीक्वेंस से हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं MCQs और PYQs की। आज ये 5th नंबर क्लास होगी, ठीक है, जहाँ पर हम लोग पेडागोजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी आज पहली बार अपने परिवार से जुड़ेंगे या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वे प्लेलिस्ट में जाएंगे और सीक्वेंसली एक एक क्लास को बेटा प्रॉपर देखेंगे ज़रूर, क्योंकि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे कि देखिए अभी तो समय है ना, और अगर अभी भी आप पहले के लेक्चर्स को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और अच्छे से पेपर को देना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीटेट कैसा होने वाला है, क्या होगा, किसी को कोई खबर नहीं है। और वैसे भी पेपर के लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो ही चुकी है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को सीख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पेपर तो बहुत हद तक आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और भी है जो मैं रोज़ कहता हूँ, रोज़ की तरह आज फिर से कह रहा हूँ कि आपको सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और सभी फ्रेंड्स को आप अपने सब्सक्राइब जरूर करा दिए, जिससे कि आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाएगी और वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे अगर वो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। दूसरी बात है कि बेटा सीटेट तक ही थोड़ी सीमित रहना है। हम लोग अभी यूपी टेट और बाकी की तैयारियां बहुत अच्छे से करने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल सीटेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसको देखेंगे तो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए भाषा कौशल क्या चीज़ होती है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसका सीक्वेंस पढ़ा जाता है LSRW, है ना, उसके बारे में किस विचार से सहमत हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। देखिए, ये आवश्यक तो नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका उत्तर गलत हो रहा है। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग है ना। और एक को सीखते, ऐसा नहीं होता कि हम एक सीखेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसको हम सीख लेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे एंड लास्ट चौथा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका जो हो जाता है, सबसे अच्छा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में देखिए हमें उचित विकल्प को ही का ही चुनाव करना होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको एक से अधिक विकल्प महसूस होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। उचित विकल्प का चुनाव करना, उचित विकल्प यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, इसलिए बाकी की ऑप्शंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था वाइगोत्स्की ने। सिंपल है, इन्होंने क्या समझाया था कि बच्चे अगर सोशली इंटरेक्ट होते हैं तो उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी और लैंग्वेज इम्प्रूव होगी तो इससे उनका कॉग्निटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। कॉग्निशन इफेक्ट होगा, मतलब संज्ञान की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि होगी। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कुछ भी बोलूँगा मेरे एक्सप्लेनेशन पे बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम आपको कई बार वो चीज़ बता जाएंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पर मिलेगी, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन ही
या मेरे द्वारा कही गई बात ही आपकी वहाँ पे हेल्प करने वाली है। क्वेश्चन को रटिएगा बिल्कुल मत, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ध्यान से सीखेंगे, इसीलिए मैं बहुत आराम चलता हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा मेरी क्लास में, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो सीटेड अच्छा करके आओगे, ठीक है। बार बार पढ़ने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। नोटिस कीजिएगा, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। एक अलग बात है कि इन्होंने ये बात कह दी है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे तो क्या ध्यान देंगे। वैसे भाषा को पढ़ाने के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया जाएगा वो होगा भाषा प्रयोग, ठीक है। अब वो प्राइमरी लेवल हो या जूनियर, ये यहाँ मैटर करेगा नहीं। वो अलग इशू है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने प्राइमरी को प्रायोरिटी से पूछा है। सो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। अगर किसी विद्यार्थी को ये महसूस हो कि ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है तो ये धोखे में मत रहिएगा। अलग विषय है कि ये प्राइमरी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन आपका जूनियर में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो दोनों पर ध्यान रखेंगे। वैसे प्राइमरी के क्वेश्चन आज हमने ज़्यादा लगा रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। क्या लग रहा है आपको, सरल पाठ्य पुस्तक? नहीं भैया, अगर हम सरल कर देंगे तो बच्चों के मस्तिष्क का विकास हम कैसे करेंगे। बाल साहित्यकारों का साहित्य, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड उत्तर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि बाल साहित्यकारों का साहित्य, बाल साहित्य का बात नहीं कर रहे हैं, ये बाल साहित्यकारों की बात करें, इसलिए उत्तर ये भी गलत। सी ऑप्शन देखेंगे, निवेश समृद्ध का वातावरण। निवेश समृद्ध समझते हो कि मतलब ऐसी लैंग्वेज एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें जहाँ पर लैंग्वेज को इन्वेस्ट किया जा सके, मतलब भाषा सीखने सिखाने के अत्यधिक अवसर मिले, बच्चों को अपने विचारों को प्रेजेंट करने का मौका मिले, भाषा को का प्रयोग करने के अवसर मिले, भाषा को सुनने समझने और बोलने के उन्हें अवसर मिले। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि निवेश समृद्ध का वातावरण, इसका अर्थ क्या होता है। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, देखिए ये लाइन भी ठीक है, बट ये वाली ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को अलग से उत्तर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से देख लो, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त यही है कि निवेश समृद्ध का वातावरण हो। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं और ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। भाषा का मनुष्य की फिल करना है आपको यहाँ पे, और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। देखिए, भाषा का व्यापार से यहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा, वो अलग बात है कि व्यापार में भाषा का प्रयोग करते हम जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर उससे कोई अर्थ नहीं है। व्यवहारिकता और व्यवहार लगभग एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं बनना है और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनना है, क्योंकि वैचारिकता तो ठीक है, व्यापार शब्द यहाँ पर भी लगा हुआ है। आपको मैं एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप उत्तर बिल्कुल 100% सही बनाएंगे, समझ आ रहा। ऑप्शन नंबर सी को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो आप देखिएगा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट भाव देगा। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। देखिए, भाषा का मनुष्य के विचार के साथ तो गहरा संबंध होता है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक। व्यापार के साथ गहरा संबंध नहीं होता, जैसे मैंने व्यापार वाला ऑप्शन हटाया यहाँ से। रही बात अस्मिता क्या होती है, कुछ बच्चों को तकलीफ होगी इसमें कि अस्मिता क्या होती है। अस्मिता का बेटा मेन मतलब होता है वैल्यूज कह सकते हो, मान कह सकते हो, महत्ता कह सकते हो, ठीक है, मतलब उसका होना ये कह सकते हो। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता मतलब मनुष्य के वैल्यूज, मूल्यों और
मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो ये बढ़िया ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे और इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पोर्टफोलियो में मदद करता है। देखिए पोर्टफोलियो एक ऐसा कह सकते हो कि पेपर बैग होता है जिसमें हम बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, खासकर दिन प्रतिदिन होने वाली बच्चे में जो प्रगति है उसको नोट डाउन करके हम उसके लिए एक फाइल रेडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मंथ के अंत में या एक निश्चित समय अवधि में हम ये देख पाते हैं कि बच्चे ने इतनी समय अवधि में कितनी प्रगति करी है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो होता है। कार्य को संचित करना, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना, ये देखिए कोई नहीं बन रहा। जो मैंने आपको पोर्टफोलियो के संबंध में समझाया है वो ABC ऑप्शन बना ही नहीं रहे हैं। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, भाषा की क्रमिक प्रगति का आकलन करने। अलग बात है भाषा यह नहीं लिखा है, लेकिन हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा से ही संबंधित होगा ये। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी सिंगल प्रॉब्लम हो, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा और जहाँ कोई दिक्कत होगी मैं उसको वापस आकर डिस्कस कर दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बच्चे बड़े हो चुके हैं तो बच्चे भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को जानेंगे, तभी तो उनके मस्तिष्क का विकास होगा और भाषा संबंधी विकास हो पाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी लिखा है, मैं आपको BCD समझा रहा हूँ, बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण को कंठस्थ करना। ध्यान रखिएगा कंठस्थ शब्द किसी भी पेडागोजी सेक्शन में नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन किसी भी सेक्शन में नहीं बनेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, इसके लिए बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चे उन चीज़ों को समझें। और हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि भाषा की प्रकृति को समझा जाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे बच्चों उतना अच्छा स्कोर करोगे। गलतियां कम करनी है तो उसका मात्र एक साधन है कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। गद्य रचना एवं गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना। कुछ बच्चे गद्य नहीं जानते होंगे। देखिए गद्य जो होता है वो आपका प्रोज फॉर्मेट है, मतलब स्टोरी फॉर्मेट है कह सकते हो। पद्य जो है वो काव्य फॉर्मेट होता है, मतलब पोएट्री फॉर्मेट है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। किस में मदद करता है आपको ढूंढना है और आपको उत्तर बताना है। क्या बन जाएगा? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचना पर अधिकार। क्या है ना कि 2 अलग अलग फॉर्मेट को स्विच किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा करने से बच्चों को लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर कमांड आ जाएगी। ठीक है, सो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा संदर्भ में व्याकरण। सबसे पहले एक बात समझ लो, मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं लेकिन आज फिर से समझो। ये संदर्भ में व्याकरण क्या होता? ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका दोनों अथवा तीनों लैंग्वेज में आएगा। लैंग्वेज तीनों मीन्स जैसे किसी ने संस्कृत ले रखी है, किसी ने इंग्लिश ले रखी है, या हिंदी तो आपका कॉमन है ही, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी सेक्शन के पेडागोजी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये होता क्या है इस चीज़ को समझ लो। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो पहले संदर्भ में व्याकरण का मेन ये होता है कि जब कोई अध्यापक आपको कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू व्याकरण पढ़ाने का काम करें। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ है, और पैराग्राफ लिखा हुआ है और अध्यापक ने क्या किया है कि आपका ऐसे पैराग्राफ का चुनाव किया हुआ है। जैसे एक बात ध्यान से सुनिएगा,
मान लीजिए कोई ऐसा पैराग्राफ उन्होंने लिया है जिसमें बच्चों को वो ग्रामर के सेक्शन को मतलब इंडेफिनिट को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, टेंस को बताना चाहते हैं, है ना, टेंस में इंडेफिनिट टेंस को बताना चाहते हैं। तो ऐसे पैसेज को उठा लिया उन्होंने जिसमें सर्वाधिक सेंटेंस किसके लिखे हैं, इंडेफिनिट के लिखे हैं। अब अध्यापक क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे पैराग्राफ को पढ़े जा रहे हैं वैसे वैसे वो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस की पहचान, उनके रूल्स, उनके सिंटैक्स को बताने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके का फॉर्मेट होता है, ठीक है। मतलब सभी टेंसेस के इंडेफिनिट को फोकस कर लिया और समझा दिया, डिटेल में समझा दिया। तो होता क्या है कि इससे बच्चों को बड़ा कॉन्सेप्चुअल ग्रामर कह सकते हो सीखने का मौका मिलता है। इसी को कहा जाता है संदर्भ में व्याकरण। किस पर बल देगा, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। उत्तर क्या मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। बात समझ आ गई ना, कि कोई चैप्टर को वो डिस्कस कर रहे हैं और उसके दौरान जहाँ जहाँ जो भी ग्रामेटिकल बिंदु उनको मिल रहे हैं उनको वो एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इस टीचिंग मेथड को वो संदर्भ में व्याकरण सिखाना कहा जाता है। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए देख लो, पाठ के अंत में, यहाँ संदर्भ में बात हो रही है, आप कह रहे हो पाठ के अंत में, तो ये ऑप्शन आपका बनना नहीं। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताना, परिभाषा नहीं बतानी, उसको फुल्ली डिफाइन करना है। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाना, देखिए ये भी गलत। सो उत्तर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखा है, कह रहे कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा को सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। 8वीं कक्षा में आप सबसे ज़्यादा, देखिए पाठ्य पुस्तक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता कभी भी, है ना, व्याकरण की पुस्तक को दिया नहीं जाएगा। आप किसको देंगे, जो साहित्यिक सामग्री होगी उसको। क्यों, क्योंकि जो साहित्य होता है ना, वो भाषा की सभी विधाएं उसके अंदर होती हैं, तो भाषा की सभी विधाएं, सभी रंगतें उन्हें सीखने को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 में उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, एनसीएफ 2005 भाषा को बच्चे के का समृद्ध संसाधन मानती। देखिए व्यवसाय से रिलेटेड कोई बात नहीं करा उन्होंने, व्यक्तित्व से संबंधित कोई बात नहीं करी, अस्मिता। एनसीएफ 2005 भाषा को बच्चे के अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती। मैं आपको अस्मिता अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है बेटा, अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू और पूरे लेक्चर को बहुत ठीक से देखेंगे और समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, मैं आपके साथ एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ, तो होगा क्या कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शन आप देख के बता दोगे कि ये वाला उत्तर सही होगा। बिल्कुल मेरी तरह, चिंता ना कीजिए, हो जाएगा ये। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी हो जाएगा। देखिएगा, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करे, ये कैसे बनना भैया, इससे क्या हमारा मतलब है। जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ हो, ये तो बिल्कुल नहीं बनना है। तयशुदा होते हैं उत्तर, मतलब उत्तर उनके क्या हो, फिक्स हो, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बच्चों के अंदर हम किसी स्तर का कोई विकास कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं और समझेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य, नोटिस कीजिएगा, जूनियर लेवल पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए, व्याकरण के नियम सिखाना तो बिल्कुल नहीं होगा। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, ये आप पहले भी बता चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बना। समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, अहिंदी मतलब जो हिंदी के राइटर ना हो, भैया जरूरत ही नहीं है, जो हिंदी के नहीं है हम हिंदी पढ़ रहे हैं उससे क्या हमारा लेना देना है। हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, है ना, या किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से क्या कराना था, परिचित कराना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे,
कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। नोटिस कीजिए, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। कम प्रभावी है श्रुतलेख। श्रुतलेख समझ तो, डिक्टेशन, जिसको इमला बुलाते हैं, है ना, कि कोई बोलेगा या अध्यापक बोल देंगे या कोई और बोल देगा और आप उसे लिख देंगे, तो इससे आपका हिंदी लैंग्वेज को लेकर के कोई असेसमेंट थोड़ी हो जाती है सही से। असेसमेंट होगा प्रश्न निर्माण से, असेसमेंट होगा अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से, और असेसमेंट होगी बातचीत करने से, डिबेट करने से। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दोनों ही विधाओं में संवाद होते हैं और संवादों की अदायगी, संवाद समझ दो, डायलॉग्स। आप देखे होंगे ना कि किसी किसी एक्टर के थ्रू जब डायलॉग बोला जाता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है, मतलब दिल को छू जाता है, तो उसी को कहा जाता है संवाद अदायगी। कुछ डायलॉग्स पर्टिकुलर किसी एक ही एक्टर के मुंह से अच्छे लगते हैं, ये सभी डायलॉग्स सभी एक्टर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसी का नाम है संवाद अदायगी। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। जाते समय एक बार आपसे फिर अनुरोध करूँगा कि आप अपने सभी मित्रों, जानने वालों को ज़रूर शेयर कर देंगे और आप भी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगली क्लास हम लोग मैथ्स पेडागोजी के करने वाले हैं, सो इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच।